जेफिरोस की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसी समय अचानक क्रेडोस अपनी मां से बातें करता हुआ दिखाई देता है। उसकी मां पूछती है, क्या तुम छुपन छुपाई खेलना चाहोगे? क्रेडोस समझ जाता है कि यह वही दिन है। वो सोचता है, क्या यह सपना है? उसकी मां बहुत दुबली लग रही थी, शायद बीमार भी थी। वो कहती है, मैं अपनी आंखें बंद करूंगी, 1 से 10 तक गिनूंगी, फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगी। यह बहुत ठंडा और दर्दनाक पल था। शायद उसी दिन के बाद वो हमेशा के लिए चली गई थी। छोटा क्रेडोस गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10। फिर वह कहता है, अब बाहर आ जाओ मां। लेकिन कोई नहीं आता और छोटा क्रेडोस फूट फूट कर रोने लगता है। बेचारा बच्चा, जिंदगी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। वापस वर्तमान में सिस्टम की आवाज आती है और कहती है, जेनकिल जागो। क्रेडोस जड़ों में उलझा हुआ पड़ा था। वो सोचता है, क्या यह सिस्टम मैसेज था? मैं कहां हूं? क्या मैं मर गया हूं? सिस्टम जवाब देता है, हिलो। अगर जीना है तो बस हिलो। यही तुम्हारी बचने की आखिरी उम्मीद है। क्रेडोस क्वांटम मूवमेंट एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन जगह ही नहीं है। वो 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं पा रहा। उसके हाथ जमे हुए हैं और बची खुची ऊर्जा भी जड़ें सोख रही हैं। बेहोश होने से बचने के लिए वो फिर गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और बार बार दोहराता है। इधर ऊपर जमीन पर प्लैनिस जोर से कहता है, लिपिक को बुलाओ। जेफिरोस आगे आता है। प्लैनिस उसे आदेश देता है, इस ऐतिहासिक पल को दर्ज करो। जो हुआ है और जो होने वाला है, सब लिखो, क्योंकि आज से दैत्य जाति इंसानों पर आक्रमण शुरू करेगी। हार्टॉग का चेहरा बदल जाता है। उसे साफ लग रहा था कि सब वहीं लौट आए हैं। फिर से युद्ध, फिर से कत्लेआम। जैसे दैत्य हमेशा से जीते आए हैं। तेजी से पेट भरने का यही तरीका था, इंसानों का खून बहाना। लेकिन फिर भी सबके चेहरों पर गुस्सा और उदासी थी। नीचे क्रेडोस अब भी गिन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 10। लेकिन अब उसकी सांसें टूट रही थीं। उसी पल प्लैनिस पूरे दैत्यों को आदेश देता है, अपने हथियार उठाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जेफिरोस हिचकिचाता है और कहता है, अभी कूच करना असंभव है। प्लैनिस उसे घूरता है ऐसी नजर से कि चारों ओर खड़े दैत्य डर के मारे कांप जाते हैं। जेफिरोस फिर भी बोलता है, हमारे पास सिर्फ थोड़े आलू बचे हैं। पूरी दैत्य जाति भूख से मर रही है। इतना राशन सेना के साथ युद्ध पर जाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। प्लैनिस हंसकर कहता है, क्या तुम हमेशा से इतने मूर्ख थे? तुम्हें लगता है हमारे पास खाना नहीं है? असल में हमारे पास पर्याप्त राशन है। उसी वक्त प्लैनिस एक जड़ बाहर भेजता है और फलूट को पकड़ लेता है। उसके पिताजी तुरंत चिल्लाते हैं और एजरट ध्यान से देख रहा होता है। प्लैनिस कहता है, हमारे पास हमेशा ढेरों कमजोर और बेकार दैत्य रहे हैं। वही हमारा सबसे अच्छा खाना है। फलूट चिल्लाती है, अब ऐसा नहीं है। अब हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खाने की जरूरत नहीं। क्रेडोस ने यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन प्लैनिस बस उसे घूरता है और सीधा खाई, अंधेरी खड्डा में गिरा देता है। जड़ों के नीचे गहराई में क्रेडोस को लग रहा था उसका दिल रुक रहा है। समस्या यह थी, अगर वह मर गया तो सब फिर से भूख से मरने लगेंगे। इसलिए वो अपने ब्लड अटैक से खुद को झटका, इलेक्ट्रिक शॉक देता है, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई और भूख से मर जाए। फिर वो अपना हाथ ऊपर फेंकता है और सीधे जमीन को चीरते हुए चढ़ना शुरू कर देता है। इसी बीच प्लैनिस देखता है कि एजरट ने फलूट को समय रहते पकड़ लिया। दैत्य राजा क्रेडोस अब भी ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, अपने खून की तकनीक से होश में रहने की कोशिश करता हुआ। लेकिन समस्या थी, वो खुदाई कर रहा था, खुदाई, और लगता था इसका कोई अंत नहीं। उसे यकीन भी नहीं था कि यह कामयाब होगा या नहीं। बेचारा तिरछा रास्ता खोद रहा था। ऐसे तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ऊपर जमीन पर हार्टॉग, सर्जी और बुल सब हैरान खड़े थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एजरट ने सचमुच प्लैनिस के सामने खड़े होने की हिम्मत की। वो अब भी फलूट को अपनी बाहों में पकड़े था, पूरी तरह उलझन में। प्लैनिस पूछता है, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो?
एजरेट पूरी हिम्मत से उसे घूरता है, लेकिन जैसे ही प्लेनिस हरकत करता है, एजरेट का चेहरा बदल जाता है। वो कहता है, ना, ये तो मेरा खाना है, मैं पहले ही इसे खा चुका हूं। देखो कितना ताजा है, बहुत स्वादिष्ट। बेशक प्लेनिस इस बकवास में नहीं फंसा। वो तुरंत जड़ों की कोड़े जैसी मार सीधे उसकी पीठ पर मारता है। एजरेट हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। बेचारा तुरंत बेहोश हो जाता है। वो वैसे भी सबसे कमजोर था, अभी अभी तो जागा था। जेफिरोस उस ओर देखता है और तभी प्लेनिस कहता है, ये आखिरी बार कह रहा हूं, सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी जेफिरोस हिम्मत जुटाकर बोलता है, इसका कोई भी सही कारण नहीं है। प्लेनिस का हमला सीधा उसकी ओर आता है, लेकिन उसी वक्त बुल का विशाल कुल्हाड़ा आकर उसे रोक लेता है। प्लेनिस मुड़कर देखता है, जहां बुल जेफिरोस को अजीब ढंग से थामे हुए था और कह रहा था, दैत्य राजा क्रेडोस ने तो मुझे पहले ही आलू गिनने का काम दिया है। प्लेनिस गुस्से से पूछता है, क्या तुम सब बगावत शुरू करना चाहते हो? पीछे से हार्ट शांति से बोलता है, ऐसा होना नामुमकिन है। बस बात यह है कि आक्रमण, युद्ध शुरू करने की बजाय क्रिगो की खेती की योजना ज्यादा कामयाब रही है और पालन करने लायक आदेश भी वही है। फिर सरबी आगे आती है और कहती है, मेरे पास एक सवाल है। पिछले दानव प्रभु क्रेडोस ने हमें ऐसा रास्ता दिखाया था जहां किसी को मरना नहीं पड़े, तो फिर हमें युद्ध क्यों करना चाहिए? अब प्लेनिस बुरी तरह भड़क जाता है, हर तरफ जड़ें फेंकता हुआ चिल्लाने लगता है, मैं ही अधिकार हूं, मैं ही असली हुकूमत हूं। लेकिन सब लोग पलटकर कहते हैं, अधिकार को साबित करना पड़ता है। अब सारे किसान दैत्य भी चिल्लाने लगते हैं, सच्चा दानव प्रभु तो क्रेडोस है, प्लेनिस को आलू और बाकी चोरी का हिसाब देना होगा। प्लेनिस तुरंत गुस्से में जड़ों के तूफान जैसे हमले छोड़ता है, लेकिन हार्टॉग बस अपना हाथ घुमाता है और एक बड़ा बैरियर, रक्षा कवच बना देता है। तभी सिंक्रोनाइजेशन, साथ साथ लड़ने की कला काम करने लगती है। सर्जी छलांग लगाकर बुल के हाथों में पहुंचती है और बुल उसे जोर से आगे फेंक देता है। वो हर मोटी जड़ को काटते हुए सीधे प्लेनिस के सामने पहुंच जाती है और बोलती है, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी आंख निकालूंगी। लेकिन इतना विशालकाय राक्षस देखकर पता ही था क्या होगा। प्लेनिस बस एक ही बार हाथ घुमाता है और सर्जी के हाथ से छहों तलवारें गिर जाती हैं। उसी समय वो बुल को चारों तरफ से घेर लेता है, हार्टॉग को भी दबोच लेता है और जोर से ऐलान करता है, कोई भी मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत मत करे। यहां मौजूद हर कोई मरेगा और सबको पता चलेगा कि मेरे खिलाफ खड़े होने की सजा क्या है। प्लेनिस दहाड़ते हुए कहता है, वो कायर भयभीत इंसान तो बिना लड़े ही मर गया। उसमें ऐसा खास क्या था? क्रेडोस कुछ भी नहीं था। तभी कोई पीछे से पूछता है, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना कम क्यों है? अचानक एक हाथ हवा को चीरते हुए निकलता है और वो वॉर रोक देता है जो अभी अभी सैफायर पर लगने वाला था। पूरा जड़ तना वहीं चकनाचूर हो जाता है। सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं, जबकि फ्लूट मुस्कुराती है। तभी सिस्टम घोषणा करता है, मौत के सामने खड़े होकर उसने कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम जागृत कर लिया है। 10 मिनट पहले की बात, क्रेडोस मिट्टी में घसीटते हुए खुदाई कर रहा था। थक चुका था और सोच रहा था कि अब और नहीं हो पाएगा। तभी उसे अपनी दादी याद आती है जो उसके लिए खाना बना रही थीं। वो पूछती हैं, अभी तुमने क्या कहा? धीरे से क्रेडोस कहता है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी जीना इतना कठिन क्यों है? क्यों मुझे जीना ही पड़ता है? उसकी दादी मुस्कुराकर पौधे से कुछ तोड़ती हैं और कहती हैं, क्योंकि हम सब बस सीड्स हैं। हर जीव एक बीज की तरह है। हमें मिट्टी को चीरते हुए ऊपर आना पड़ता है ताकि एक दिन खिल सकें। जब पहला बीज सतह तोड़कर बाहर आता है तो बाकी बीजों को हिम्मत मिलती है। धीरे धीरे वहां से दर्जनों अंकुर निकल आते हैं और पूरा इलाका हरा हो जाता है। लेकिन क्रेडोस गुस्से से चिल्लाता है, ऐसी बेवकूफी की बातें मत करो। तो फिर पापा क्यों काम करते करते मर गए? मां ने मुझे क्यों छोड़ दिया? और मैं ही सड़ा गला बीज क्यों बना? कुछ समझ नहीं आता। फिर वह कहता है, अगर मुझे जीना है तो मैं बस अपने लिए जीऊंगा, खुदगर्ज बनूंगा जैसे मेरी मां थी। अकेले रहकर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब बदल गया
जब उसकी मां को एम्बुलेंस ले गई थी और जाते जाते भी वो यही कह रही थी, हम सब बस बीज हैं। अब क्रेडोस अपने ब्लड अटैक बार बार चलाता है। सिस्टम बताता है उसने मौत और जन्म दोनों का दर्द सह लिया है। उसकी आत्मा ने हद पार कर ली है, इसलिए उसे मिला है माना सीड सिस्टम। यह वही चीज थी जो उसने गेम में कभी नहीं देखी थी। रिवॉर्ड, इनाम। 3 बार पुनर्जन्म झेलने के बाद उसका माना सीड सीधे लेवल 3 से शुरू होता है। यह बीज उसकी सारी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। उस वक्त गुणा का मान 3 गुना था। क्रेडोस ने सोचा, शायद अब यह ताकत मुझे यहां से निकलने के लिए काफी होगी। इसके ऊपर एक और खास बात थी, वो ये कि क्रेडोस अपनी सारी ताकतों को सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट गुण शक्ति में केंद्रित कर सकता था। यह पावर दिन में सिर्फ एक बार और सिर्फ 10 मिनट के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। वो अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी हर स्टैट 36% पर है। फिर वो ह्यूमन सीड एक्टिवेट करता है और सारी स्टैट्स बढ़कर 63% तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम चलाता है और सारी ताकतें एक जगह इकट्ठा होकर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत में चली जाती है। अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सीधे 100 चैंपियंस तक पहुंच जाती है। तभी वो जमीन उठाने लगता है। धरती जोर जोर से हिलती है। मिट्टी और जड़ों को चीरते हुए उसका हाथ बाहर निकलता है। अब वो सामने खड़ा है प्लैनिस के। प्लैनिस हैरान होकर पूछता है, तू सच में वहां से बचकर निकल आया? क्रेडोस शांत होकर जवाब देता है, अरे ये तो साफ दिख रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। सब डेमोन, राक्षस उसे देखकर खुश हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, क्रेडोस जिंदा है, अब भरपूर फसल आने वाली है। यहां तक कि स्टेक दौड़कर उससे लिपट जाता है। हार्टटॉक भी जश्न मनाता है, लेकिन वो और सर्जी दोनों जानते हैं कि दुश्मन अभी भी बहुत ताकतवर है। यहां तक कि बी को भी यह महसूस हो जाता है कि इतनी शक्ति के बावजूद क्रेडोस प्लैनिस को हराने वाला नहीं है। प्लैनिस मगर कहता है, बहुत अच्छा हुआ कि तू सामने आ गया, अब मैं तुझे तेरे लोगों के सामने ही मार दूंगा। लेकिन क्रेडोस शांति से कहता है, नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा हो। ये सब अभी भी गेम की लॉजिक से ही चलते हैं। मुझे बस ये याद रखना है कि प्लैनिस बस वही अटैक करता है जो बाकी छोटे डेमोन करते थे, बस आकार बड़ा है। फिर वो सबको आदेश देता है, चलो अब ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। सब उठकर खड़े हो जाते हैं। क्रेडोस कहता है, बाएं कूदो। सब एक वार से बच जाते हैं। अब दाएं कूदो। सब एक और वार से बच जाते हैं। अब झुको। एक और हमला चूक जाता है। प्लैनिस लगातार कॉम्बो अटैक फेंक रहा था, लेकिन सब लोग रोलिंग, वेविंग, साइड स्टेप करते हुए बच निकलते हैं। उसके एक भी वॉर लग नहीं रहे थे। क्रेडोस जानता था कि हर अटैक के बाद एक डिले आता है। वो उसे थकाएगा नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी बदल देगा। फिर क्रेडोस घूमकर एक अजीब सा चेहरा बनाता है, सीधे प्लैनिस को चिढ़ाने के लिए। और वाकई प्लैनिस गुस्से में पागल हो जाता है, हर तरफ जड़ें बरसाने लगता है। यही तो क्रेडोस चाहता था, उसे बजरकर पैटर्न, पागलपन वाले अटैक मोड में धकेलना। गेम में तो लोग बस मार मार कर बॉस को गिरा देते थे, लेकिन असली दुनिया में थोड़ी सी चिढ़ाना ही काफी था। फिर वो स्टेक को आदेश देता है, आगे बढ़ो और बर्फ का हमला करो। स्टेक तुरंत बर्फ की दीवारें बनाकर प्लैनिस की नजर का कुछ हिस्सा ढक देता है। क्रेडोस जानता था कि इतने विशाल शरीर के सामने सिर्फ जबरदस्त ताकत काम नहीं आने वाली, लेकिन क्रेडोस को याद था कि आखिर में प्लैनिस अब भी एक पौधा ही है। मतलब अगर वो जम जाए तो उसके टिश्यू ऊतक फैलकर फटने लगेंगे। और हुआ भी वही, सबसे पहली जड़ें चटक गईं और प्लैनिस पूरी तरह गड़बड़ा गया। उस वक्त जम जाना उसके लिए सबसे बुरी चीज थी, खासकर जब वो बजरकर स्टेट, पागलपन वाली हालत में था। इस हालत में तो वो खुद ही अपनी बर्बादी कर लेता। स्टेक थक कर लड़खड़ाते हुए क्रेडोस के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्रेडोस उसकी मेहनत की तारीफ करता है और जेफिरो से कहता है, इसका ख्याल रखना। फिर वो नीचे झुककर जोर से कूदता है, चिल्लाता है, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसे पता था कि ट्री टाइप मॉन्स्टर, पेड़ जैसे राक्षसों की एक कॉमन कमजोरी होती है,
उनके सीने के बीच में वो बड़ा सा खोखला खाली हिस्सा। क्रेडोस अपनी पूरी ताकत से उसी जगह घूंसा मारता है। वहीं पर एक बड़ा सा क्रेटर, गड्ढा फट जाता है। प्लैनिस का शरीर टूटने लगता है। वो पीछे की ओर लड़खड़ाता है। आंखें ऊपर की तरफ पलट रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया हो। लेकिन उसी पल क्रेडोस की कंसंट्रेशन बफ खत्म हो जाती है। अब वो हवा में गिर रहा है। जेफिरोस ऊंची आवाज में पूछता है, क्या ये दानव सच में मर गया? लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्रेडोस अब भी उस शरीर को देख पा रहा था, और आमतौर पर तो मॉन्स्टर मरने के बाद गायब हो जाते थे। तभी उसकी आंखों के सामने प्लैनिस का दूसरा रूप निकल आता है। और यार, ये तो पूरा मेगाजॉर्ड जैसा भारी भरकम रूप था। सारे डेमॉन डरकर पीछे हट गए। प्लैनिस शांति से समझाता है, उसने इतनी ज्यादा पोषक ऊर्जा, न्यूट्रिएंट्स सोख ली थी कि लगभग मरने के बावजूद बाकी बची सारी ऊर्जा उसने एक और शरीर बनाने में डाल दी। अब वो क्रेडोस के पास आता है और कहता है, अब जबकि मैं नया डेमॉन लॉर्ड बन चुका हूं, मेरा मिशन बिल्कुल साफ है।